इन तमाम मुद्दों के ऊपर अगर सरकार ज़रा भी कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है तो बोर्ड मैनेजमेंट को डायरेक्ट करे कि टाइम बाउंड मैनर में जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है इनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। 7 तारीख से पहले आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं। जब तो हमारा कर्मचारी चंबा से मार्च कर देगा, काजा से आना शुरू हो जाएगा, तो बातचीत के लिए भी हम नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। तो अभी इनके पास टाइम है, ये बैठे, जो भी हमारे जेन्यून डिमांड्स हैं उनके ऊपर वार्ता की जाए। और इसके अलावा साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने डीजीपी को चिट्ठी लिख दी कि भाई यहाँ ये असेंबल नहीं होने देने। अरे भाई, हमने तो इसी लोअर बाज़ार में 1991 में जब हमारी लीडरशिप को एस्मा हमारे लोगों पे लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारे लोगों पे लगा, टर्मिनेशन हमारे लोगों की हुई, डिसमिसल हमारे लोगों की हुई, गोलियां हम पे चलाई गई, ब्लैक कैट कमांडो शांता कुमार जी ने पंजाब से बुलाए, कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियों में हम जाने कैसे पलटियां खाते हुए गिरे थे। और जब हम इस बाज़ार से डेमोन्स्ट्रेशन लेके जाते थे डीसी ऑफिस टू नाज, तो खौलता हुआ पानी भी लोगों ने हमारे ऊपर फेंका। लेकिन हमारी चमड़ी तब भी ऐसी थी, आज भी चमड़ी ऐसी है। हम तो तब नहीं डरे, अब तुम्हारे से क्या डरेंगे। तो इसलिए हम, क्योंकि पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट देता है टू असेंबल, टू फॉर्म द यूनियन, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज करने का जो फंडामेंटल रूल्स हमको एक राइट देता है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। हमने ना आज तक कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाया, ना आने वाले दिनों में कोई हमारी ऐसी मंशा है। लेकिन हम तमाम उन साथियों से भी जो हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के साथी हैं, पूरे प्रदेश भर से जो आ रहे हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार से के दुष्प्रचार से और मैनेजमेंट के दुष्प्रचार से वो लोग भ्रमित ना हो। 7 तारीख का कार्यक्रम आप लोग देखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिकल एजिटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं ज़्यादा बात ना कहता हुआ, हमारे सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, टीआर का मैनेजमेंट है, ये सरकार की आंखों में भी धूल झोंक रही है। जो साथियों 315 करोड़ का जो इशू है, दरअसल ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल आउट किए हैं। अब जो हमारा बिजली बोर्ड का जो, जिसको हम एक्यूमुलेटिव लॉस कहते हैं, दैट इज 3742 करोड़। अब ये 3742 करोड़ में से अगर 315 करोड़ हम लेस भी कर दें तो भी आपका 3400 करोड़ का तो घाटा अपनी जगह में खड़ा है ही है। अगर इसको दूसरी टर्म में मैं एक्सप्लेन करूं तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्टर्स प्लस आपकी पेंशनर्स की जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, ये लगभग 500 करोड़ 510 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। तो अगर ये 315 करोड़ रुपए भी ये दे दें तभी तो 200 करोड़ का घाटा ही है। तो या तो सरकार को ये फिगर समझ नहीं आ रही है, या बोर्ड मैनेजमेंट ने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको दुरुस्त करने के लिए एक फिगर की जगलरी की है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो हमारा 7 तारीख का आंदोलन है, जो पूरे प्रदेश से हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जो इंजीनियर्स हैं, आपके दूसरे लोग हैं, वो इसमें शामिल होने आ रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने की एक टैक्टिस गवर्नमेंट की हमें इसके पीछे लगती है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि बिजली बोर्ड को 315 करोड़ का फ़ायदा हुआ। और साथियों, इसमें भी मज़े की बात यह कि जिस भी कंपनी का 400 करोड़ का एनुअल टर्नआउट होता है, उनको 30% तो टैक्स देना होता है, 1.4% का उनको सेस देना होता है। अगर 30% प्लस 1.4% का हम अमाउंट इंक्लूड करें तो 315 करोड़ में से 98 करोड़ तो यही चला गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिमाचल सरकार को भी, मौजूदा जो बोर्ड मैनेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही है। और इसका हम लोग, अगर है तो हमें पैसे दे दो, हमारा बकाया दे दो, हमको कोई पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है। इस उम्र में जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हम क्यों सड़कों पर धक्के खाएंगे? आप हमारा जो बनता है वो दे दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को जैसे ही वो रिटायर हो रहे हैं तो लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी का लाभ वो साइमल्टेनियसली पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो 24 के रिटायरी हैं, उन साथियों को आज तक लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिला है।
ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे डीए का इशू है। 2-3 बार तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कह चुके हैं अपनी बजट स्पीच में, स्टेट असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि 3% हम देंगे कर्मचारियों को। उसके बाद डिफरेंट रैलीज में कहा, लेकिन आज तक ना तो ये पब्लिक डोमेन में ये ऑर्डर आया है, ना ये किसी को डीए मिला है। इसके अलावा साथियों हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रीफ में मैं डिमांड्स रखूँगा जिसके ऊपर हमारा 7 तारीख का आंदोलन है, और आप लोग देखेंगे प्रेस के बंधुओं को हम रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि हमारे चेयरमैन ने एमडी से लेटर लिखवाया है डीजीपी को, जैसे कि यहाँ उग्रवादी आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के भी हालात ठीक है। अगर गवर्नमेंट के हालात ठीक होते तो कहीं ना कहीं ये इन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसते और अपनी बदनामी से बचते। लेकिन मुझे लगता है सरकार को भी शौक है हर रोज़ बदनामी झेलने का, और पता नहीं है कहाँ से नग पकड़ करके बैठा दिए हुए हैं। हमारे ही डिपार्टमेंट की बात नहीं, आप हेल्थ के अंदर देखो, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की कंडीशन देखो, 50-60 हज़ार से नीचे पैसे नहीं लिए जाते ट्रांसफ़र के लिए। सीएम के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। एजुकेशन के अंदर जाओ, वहाँ की हालत पतली। तो ये जिस तरह से प्रदेश का बंटाधार करने पे तुले हैं, हम तो प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से ये अपील करते हैं कि हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। हमने तो 91-92 की भी हड़ताल की, ठीक है ना, उससे पहले कैपिटल अलाउंस की भी हड़तालें की। हमारा तो ये संघर्षों का एक इतिहास है। हम तमाम प्रदेश के कर्मचारियों से भी ये निवेदन करते हैं। कारपोरेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ओपनली हमको सपोर्ट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सोए हुए एनजीओज़ के लीडर हैं, क्योंकि एनजीओज़ में तो कोई डेमोक्रेटिकली तो कोई प्रधान बनता नहीं, जो सरकार बनती है वो कान से पकड़ के प्रधान बना देती है। 5 साल पूछती, फिर 5 साल वो बोलते हैं कि मान्यता दो मान्यता दो, उतने में सरकार की मान्यता रद्द हो जाती है, फिर अगली 5 साल के लिए कोई नया आ जाता है। तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि अगर आप कर्मचारियों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो आपके सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके जो लेजिटिमेट इश्यूज हैं, आप उसके ऊपर आंदोलन में हमारा साथ दो, और इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ने में हम लोग मिल करके प्रयास करते हैं। तभी ये प्रदेश भी बचेगा और प्रदेश का कंज्यूमर भी बचेगा, और प्रदेश का ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने शहादतों से बनाया है, हमारे तो लोग इसमें हर रोज़ आप देखते होंगे कोई ना कोई खबर छपती, आज लाइनमैन लटक गया, आज टीममेट लटक गया, तो ये तभी बचेगा। मैं छोटी छोटी डिमांडें हैं, इनको रखना चाहूँगा। नंबर 1 के बिजली बोर्ड में भी सरकार की तर्ज पे पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरे जो हमारे कन्वीनर और को कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनको जो गवर्नमेंट ने चार्जशीट किया है, उनकी चार्जशीट को बिना कंडीशन वापस लिया जाए और उनकी पोजीशन को बहाल किया जाए जो उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके अलावा जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के अंदर है या स्टेट के अंदर है, हम तो बोलते हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी बने। और जो बिजली बोर्ड में इन्होंने आउटसोर्स के हमारे जो वर्कर हैं उनको निकाला है 15-15 साल नौकरी करने के बाद, 81 अश्विनी कितने थे, 81 आउटसोर्स के जो ड्राइवर्स थे उनको निकाला है। 51 इंजीनियर्स की पोस्टें ख़त्म की है, उनको भी आप रिस्टोर करें। और दूसरा जो रिक्रूटमेंट का इशू है, मेजर इशू, जिसमें 1080 पोस्टों की तो हिमाचल सरकार की स्वीकृति है, 3 साल में एक भी पद नहीं भरा गया। तो आज जब बिजली बोर्ड के अंदर 6 लाख कंज्यूमर होते थे तो 43,000 कर्मचारी थे, आज 28 लाख कंज्यूमर है तो आपके पास 13,000 कर्मचारी बच गए। यही एक वजह है कि आपके फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट का जो है रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन पोस्टों पे भी तत्काल भर्ती करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। दूसरा, अब तो 315 करोड़ आ ही गए, अब तो हमारी मांग और तेज़ होगी कि जब बिजली बोर्ड के पास 315 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड्स हैं, तो जितनी भी रिटायरीज़ की, पेंशनर्स की जो देनदारियां हैं, चाहे वो मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम्स हो, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो, चाहे वो उनके लीव इनकैशमेंट का इशू हो, वो तत्काल इसकी पेमेंट की जाए। और दूसरा साथियों, जब 2010 में बिजली बोर्ड को रीऑर्गेनाइज़ किया गया, या ट्राइफर्केशन हम इसको कहें, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर केरला पैटर्न को अडॉप्ट किया गया
कि एज ऑन दैट डेट जो भी बिजली बोर्ड के पास उसके एसेट्स थे, चाहे वो जनरेशन के अंदर थे, ट्रांसमिशन के अंदर थे, या आपके जनरेशन के अंदर थे, उसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एचपी, बोर्ड मैनेजमेंट एंड यूनियन। इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि इसको छेड़ा नहीं जाएगा। आज बात क्या हो रही है कि 60 केवी एंड एबव की ट्रांसमिशन लाइंस आप एचपीटीसीएल को दो। भाई वो तो साले वो तो लोन खा के बैठ गए एडीबी का, और ऐसी ऐसी जगहों में उन्होंने सब स्टेशन बना दिए जहां पावर प्रोजेक्ट ही नहीं है। उनका जो जितना भी ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 15% यूटिलाइज हो रहा है, 85% वो वेस्ट है, और वो 85% के भी चार्जेस बिजली बोर्ड से ले रहा है। अगर वो 85% के चार्जेस हटा दें, विलिंग चार्जेस, तो आपका टैरिफ तो वैसे ही कम आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को तो और राहत मिल जाएगी। तो इसलिए उस जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है 2010 में, प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट मैनेजमेंट उसको भी ऑनर करे, उसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं की जाए, और जो हमारे पास एसेट्स है उनको एज इट इज़ बिजली बोर्ड के पास रखा जाए। पे हम इसलिए भी मीडिया का थैंकफुल करते हैं कि जब भी बिजली बोर्ड ने आज तक आंदोलन किया तो आप लोगों ने उसको पूरी एक स्टेट वाइड कवरेज दी है, जिसके लिए न केवल बिजली बोर्ड का कर्मचारी अपितु हिमाचल का कंज्यूमर भी जो आपके माध्यम से अवेयर हुआ है वो भी आपका धन्यवाद करता है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 2 शब्दों में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि बिजली बोर्ड 1/9/1971 को एग्जिस्टेंस में आया, और उसी महीने में बिजली बोर्ड के अंदर HPSEB एम्प्लॉयज़ यूनियन नाम का एक संगठन बनाया गया। तब से लेकर अब तक लगातार कर्मचारियों के जो भी लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाई गई है। इसके अलावा जो बिजली बोर्ड में आज आप देखते हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के एक टारगेट को अचीव किया गया, जो 1980s में ही हिमाचल प्रदेश ने अचीव कर लिया, वो भी क्रेडिट यहाँ के हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को जाता है, जिस वजह से आज काजा हो, आपका भरमौर हो, किन्नौर हो, हर इंटीरियर एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। ये जो रिसेंट जो हमारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है साथियों, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने पूर्व सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली का एक मसला उठाया, जिसमें पूरे प्रदेश के तमाम बोर्ड, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने सड़कों पर आकर के आंदोलन किया। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन की अगुवाई एक जो न्यूक्लियस था वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी रहे हैं, और सरकार का आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र भी उठा करके देखेंगे, और गवर्नमेंट की जो 10 गारंटीज़ हैं उनको भी अगर आप डीपली स्टडी करें तो आप देखेंगे कि सरकार ने खुद इस बात को कहा था अपने घोषणा पत्र में और गारंटी में कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसने इस लड़ाई को लड़ा, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम जो ये पेंशन दी जाती है, ये CCS पेंशन रूल 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। बिजली बोर्ड तो जब बना उसी के साथ ही बिजली बोर्ड में CCS पेंशन रूल लागू हो गया। लेकिन हमारे बाद जो छोटी कॉरपोरेशन, चाहे वो MC हो, आपके दूसरी जो कॉरपोरेशंस हों, जैसे जैसे वो एग्जिस्टेंस में आई तो 90s तक भी इनको OPS में कवर किया गया। लेकिन ना तो सरकार की गारंटी में ये कहीं लिखा था, न सरकार के घोषणा पत्र में ये बात का जिक्र था कि बिजली बोर्ड के अलावा हम सबको पेंशन देंगे। सरकार का क्लियर कट था कि सबको पेंशन देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को वो ओल्ड पेंशन का लाभ आज तक नहीं मिला। नट शेल में अगर कहा जाए तो जो हमने कैलकुलेट किया है तो हमारे लगभग 6500 कर्मचारी इस वक्त ऐसे हैं जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है। अगर हम इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वर्कआउट करें तो इट वर्क्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ पर मंथ। तो 12 करोड़ देने के लिए हिमाचल सरकार कह रही है कि बिजली बोर्ड की माली हालत ठीक नहीं है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार अपने विभागों में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी है, 1,36,000 कर्मचारी जो सरकार दावा कर रही है, क्या उन विभागों के आर्थिक हालात ठीक है? हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान में 90,000 करोड़ के ऋण के
अंडर आ चुकी है। उसके बावजूद उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है। लेकिन हम तो सरकार से मांग ही कुछ नहीं रहे हैं। हमारी मांग तो वेरी सिंपल कि हम खुद कमाते हैं, हमारे पास अपना रेवेन्यू का सोर्स है, हम आउट ऑफ दैट रेवेन्यू हम अपने लोगों को पेंशन देंगे। लेकिन सरकार का जो एक आदेश होना चाहिए था वो आज तक जारी नहीं हुआ। इस के खिलाफ हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू किया और जैसे जैसे ये ओपीएस का इशू हमने सरकार के साथ नेगोशिएशन के माध्यम से और विभिन्न एजिटेशन के माध्यम से हमने इसको टेकअप किया, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। उल्टा पुरानी पेंशन के इशू को डाइल्यूट करने के लिए सरकार ने और बोर्ड मैनेजमेंट ने तरह तरह के फंडे अपनाने शुरू किए और उसमें मेन रीज़न तो यही कहा गया कि बिजली बोर्ड की माली हालत ठीक नहीं है। अभी मैं कल परसों ही आप लोगों ने जो साथी आपके प्रिंट मीडिया के आप ही लोगों की खबर से हम लोग भी अवेयर हुए कि 315 करोड़ का फर्स्ट जो 3 क्वार्टर्स है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में बिजली बोर्ड ने 315 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्न किया है। हमारी तो लाइबिलिटी 12 करोड़ है ओपीएस की, और उसके अलावा जो बिजली बोर्ड ने फिगर दी है लगभग 230 से 240 करोड़ रुपए जो रिटायरीज़ हैं उनकी जो लीव इनकैशमेंट है, उनकी जो ग्रेच्युटी है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो 315 करोड़ तो आपके पास प्रॉफिट आ ही गया है, तो आप एक मुश्त कर्मचारियों को दे दो उनके वित्तीय लाभ। आप क्यों उनको सड़कों पर धक्के खाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुचार का एक अड्डा बन चुका है। जब हमारे लोगों ने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर हमीरपुर में हुंकार भरी और विद फैक्ट्स एंड फिगर अपनी बात को रखा, तो हमारे 2 साथी जो जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी और को कन्वीनर श्री हीरालाल वर्मा जी, इन दोनों को चार्जशीट किया गया। वजह क्या थी साथियों? इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। थोड़ा मेरे पास प्रिंट सही नहीं है, मैं शेयर भी करूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम देंगे भी। ये जिस डायरेक्टर फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं ये एक आईएएस ऑफिसर है, मतलब ही इज़ नॉट ए लेमैन। ये कोई बेलदार नहीं है कि जिसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे। ये श्रीमान जी जब बिजली बोर्ड में इन्होंने अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया तो खलीनी के अंदर एक हमारा रेस्ट हाउस है, रेस्ट कैंप के नाम से। उसमें 3 जनरल उसके रूम्स हैं और एक वीआईपी रूम है। इन्होंने उसको फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर लिया और रेजिडेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जबकि बिजली बोर्ड के रिकॉर्ड में अभी भी वो एज रेस्ट कैंप, एज रेस्ट हाउस चल रहा है। लेकिन फिजिकली वो इस डायरेक्टर पर्सनल एंड एफएनडे के पोजेशन में है और इसने इसको अपने रेजिडेंस में कन्वर्ट कर दिया। और देखो मज़े की बात, ये मैं जुलाई 2025 की इनकी सैलरी स्लिप लाया हूँ। इसमें ही इज़ ड्रॉइंग हाउस रेंट फ्रॉम बोर्ड एक्सचेकर एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मंथ। जब आप गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट की आपको एकोमोडेशन मिल जाती है तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलता है। अगर आप हाउस रेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन है नहीं। और इस व्यक्ति ने लगभग 19 लाख रुपया उसकी रेनोवेशन पे खर्चा किया। इसके अलावा इधर उधर से जुगाड़ करके नया फर्नीचर वहाँ पे डाला गया। अब जब ये यूनियन ने इसको हाईलाइट किया तो अब हमें पता चला है कि इस महीने से ये कह रहे हैं कि मेरे 36,000 रुपये आप काट दो। लेकिन साथियों, ये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी क्या बिजली बोर्ड के अंदर ही भेजने रह गए थे सरकार को? इस अधिकारी की हालत ये है कि ये तो एक नमूना है। इन दी कमिंग डेज हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या एक तमाशा कर दिया कि एक काम है जो टर्न की के बेसिस पे दिया गया एक कंपनी को, जिसमें डिज़ाइन का, सप्लाई का, इंस्टॉलेशन का, टेस्टिंग का और कमीशनिंग का लाइन का काम था। ये 114.22 करोड़ का एक टेंडर अवार्ड हुआ मैसर्स टेम्फ्लो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो 2 तरह की बिड होती है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड को जो ओपन किया जाता है वो एक टेक्नोक्रेट के द्वारा किया जाता है और फाइनेंशियल बिड को ओपन करने के लिए आपके फाइनेंस के लोग रहते हैं।
इसने बड़ी चालाकी से जो बोर्ड का सिस्टम है और जो बोर्ड का नॉर्म्स हैं उसमें जो डायरेक्टर टेक्निकल था उसको साइड लाइन करते हुए खुद ही उसका चेयरमैन बन गया और इसकी टेक्निकल बिड को ओपन कर दिया। और मज़े की बात यह है कि जब इस कंपनी का एनालिसिस किया गया तो इट हैज़ बीन फाउंड कि ये जो RDSS की स्कीम है उसके तहत ये काम आया है कि ये कंपनी क्वालिफाई ही नहीं करती है टेक्निकली इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। डिस्पाइट दैट इस आदमी ने उस मीटिंग को चेयर किया, उसकी टेक्निकल बिड को ओपन किया और इस कंपनी के लिए अवार्ड दे दिया। और इससे भी 4 कदम आगे जा करके क्राइसिस रिडन बिजली बोर्ड के एक्सचेकर से 10 करोड़ रुपया मोबिलाइजेशन एडवांस कंपनी को दे दिया। अब बताओ ये किसकी जेब से रिकवर होगा जी? जो कंपनी ही क्वालिफाई नहीं करती है, वी शुड हैव बीन डिसक्वालीफाइड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द टेक्निकल बिड, उसको तो आपने अवॉर्ड कर दिया, 10 करोड़ रुपए आपने मोबिलाइजेशन एडवांस भी दे दिया। इसका बाकायदा लाएँ हम टेंडर डॉक्यूमेंट भी। हम कोई सिंपली यहाँ पे किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाने नहीं बैठे हैं, लेकिन क्योंकि इन लोगों की कारगुजारी की वजह से बिजली बोर्ड लगातार सिंक हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस स्कीम में इसको टेम्फ्लो कंपनी को ये वर्क अवार्ड हुआ, इसी में ये RDS स्कीम में आपका स्मार्ट मीटरिंग का काम भी चलना है। तो ये 1700 करोड़ का 3100 करोड़ में अवार्ड हुआ है और इसमें ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम बिजली बोर्ड के करप्शन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ये बताएंगे। आप देखिए, सभी आप लोग पुराने लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, खोजबीन का काम करते हैं। हमारा जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट, उसका काम ईटिंग एंड शीटिंग के अलावा और कुछ नहीं। 1988 बैच का IAS ऑफिसर, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस वक्त राजा वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, he was posted at Kinnaur and he was placed under suspension और because of his shady past उसकी आज तक चीफ सेक्रेटरी के लिए इम्पैनलमेंट ही नहीं हुई। हाँ, भारत सरकार के लिए उसकी आज तक इम्पैनलमेंट नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 1994 बैच के भी जो IAS है वो भी अब चीफ सेक्रेटरी की लाइन में आ गए हुए हैं। तो इस व्यक्ति का काम है ईटिंग एंड शीटिंग और ये नेक्सस है बिजली बोर्ड के अंदर, डायरेक्टर फाइनेंस एंड चेयरमैन HPSCV, इन दोनों का नेक्सस है। जब इस बिड डॉक्यूमेंट को MD ने देखा, MD को तो ट्रेनिंग में भेज दिया, MD फिर भी सन ऑफ द सॉइल है, कहीं ना कहीं जहन में एक प्रदेश के लिए बात रहती है। तो जब इन्होंने इस बात को देखा कि ना तो फाइल मुझे भेजी गई और ना ही डायरेक्टर टेक्निकल से अप्रूवल ली गई, तो ही रोट ए लेटर टू द डायरेक्टर फाइनेंस एलिगेटिंग हिम दैट यू हैव सेट असाइड दी सेट प्रोसीजर। तो उल्टा चेयरमैन ने MD को चिट्ठी लिख दी। ये साथियों बिजली बोर्ड के अंदर ही नहीं हो रहा है, आप प्रदेश में देखिए, DGP कुछ बोल रहा है, SP कुछ बोल रहा है, वो वहाँ लड़ी जा रहे हैं झोटों की तरह, ये यहाँ लड़ी जा रहे हैं और सत्यानाश घास का हो रहा है। मतलब आम आदमी HPSCV एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारी नेता, पेंशनर फोरम के पदाधिकारीगण तथा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आज ज़रूरत पड़ी है उसका मुख्य कारण ये है कि बिजली बोर्ड में कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिससे कर्मचारी और अधिकारी सभी प्रताड़ित हो रहे हैं। पिछले दिनों बिजली बोर्ड में जॉइंट एक्शन फ्रंट के 2 नेताओं को, जो उसके कन्वीनियर है इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी और को कन्वीनियर श्री हीरालाल वर्मा जी को चार्जशीट कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली बोर्ड ने उसी बेस पे उनको जो है चार्जशीट कर दिया। और इससे पहले बोर्ड ने 10 जुलाई को एक ऐसा ऑर्डर फरमान निकाला है जो संविधान के अगेंस्ट है। संविधान हमें ये अधिकार देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म से रख सकते हैं लोकतंत्र में, परंतु बिजली बोर्ड ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसमें ये प्रतिबंध लगा दिया कि आप बिजली बोर्ड के किसी भी कार्यालय के कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरह की कोई गेट मीटिंग और रैली नहीं कर सकते, जो कि हमारे अधिकारों पर एक कुठाराघात है। और ट्रेड यूनियन भी हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करती है
कि हम अपने बात रखने के लिए कहीं पर भी अपने कॉम्प्लेक्स में रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, गेट मीटिंग कर सकते हैं। इस पर भी इन सभी चीज़ों के ऊपर आज सभी लोगों को, पेंशनर्स को, पावर इंजीनियर एसोसिएशन को, बाकी जो लोग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में अपना रोष व्यक्त किया है। और इसी संदर्भ में इसके रिजेंटमेंट में हम जो है एक स्पेशल मांग पत्र लेकर के 7 तारीख को कुम्हार हाउस में धरना देने जा रहे हैं, जिसमें सारे पेंशनर्स, इंजीनियर्स, वर्किंग क्लास और आउटसोर्स के साथी तथा सभी कर्मचारी बिजली बोर्ड के उसमें भाग लेंगे। हमारी मुख्य मांगों में सबसे पहले है कि विक्टिमाइजेशन को दूर किया जाए। जो जॉइंट एक्शन फ्रंट के नेताओं को चार्जशीट दी गई है उसको इमीडिएट विड्रॉ किया जाए और उनको जो है बहाल किया जाए, उनका स्टेटस जिस स्टेटस में वो है। दूसरी मांग थी कि ओपीएस के लिए नीति बनाई जाए और इसमें डिटेल में आपको डी के शर्मा जी इसको एलोबरेट करेंगे। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग थी कि ये जो राशनलाइजेशन का बिजली बोर्ड में चला हुआ है ये एक गलत प्रक्रिया है। एक समय था 1980 के दशक में बिजली बोर्ड में 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज 13,000 रह गए हैं। उसके ऊपर भी मैनेजमेंट बोलती है कि राशनलाइजेशन करनी है, युक्तिकरण के माध्यम से पोस्टें खत्म करनी है। अभी हाल ही में जो सामने आया है कि 159 पोस्टें सीनियर असिस्टेंट की बिजली बोर्ड खत्म करने जा रहा है, जो सब डिविजनों में काम कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे मुख्य केंद्र वो सब डिवीजन है। अगर वहां पर आप जिम्मेवार आदमियों की पोस्टें खत्म कर दोगे तो इस तरह से तो बिजली बोर्ड का पट्टा बैठ जाएगा। जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग की गई हम उसका भी विरोध करते हैं। ये सारा जो सिस्टम बिजली बोर्ड में जिस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, इसका सीधा है अर्थ ये है कि बिजली बोर्ड को बेचने की तैयारियां की जा रही है और ये सारी कारपेटिंग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तैयार की जा रही है। और बिजली बोर्ड में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा युक्तिकरण किया जाएगा, ये तर्क संगत नहीं है। इसका भी हम विरोध करते हैं। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं उसके बारे में आने रेस्ट कैंप एज रेस्ट हाउस चल रहा है, लेकिन फिजिकली वो इस डायरेक्टर पर्सनल एंड एफएनडे के पोजेशन में है और इसने इसको अपने रेजिडेंस में कन्वर्ट किया है, तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलता है। अगर आप हाउस रेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन है नहीं। और इस व्यक्ति ने लगभग 19 लाख रुपया उसकी रेनोवेशन पे खर्चा किया। की जो 10 गारंटीज हैं उनको भी अगर आप डीपली स्टडी करें तो आप देखेंगे कि सरकार ने खुद हमारे लगभग 6500 कर्मचारी इस वक्त ऐसे हैं जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर हम इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वर्ष 10 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, तो अगर ये 315 करोड़ रुपए भी ये दे दें तभी तो 200 करोड़ का घाटा ही है। तो या तो सरकार को ये फिगर समझ नहीं आ रही है या बोर्ड मैनेजमेंट ने अपनी, तो या आप लोगों ने जो साथी आपके प्रिंट मीडिया के आप ही लोगों की खबर से हम लोग भी अवेयर हुए कि 315 करोड़ का फर्स्ट जो 3 क्वार्टर प्रोटेस्ट शुरू किया। और जैसे जैसे ये ओपीएस का इशू हमने सरकार के साथ नेगोशिएशन के माध्यम से फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर है, मतलब ही इज नॉट ए लेमैन, ये कोई बेलदार नहीं है कि जिसको पता नहीं। सरकार के घोषणा पत्र में ये बात का जिक्र था कि बिजली बोर्ड के अलावा हम सबको पेंशन देंगे। सरकार का क्लियर कट था कि सबको पेंशन देंगे के नाम से। उसमें 3 जनरल उसके रूम्स हैं और एक वीआईपी रूम है। इन्होंने उसको फोर्सिबली ऑक्यूपाई। जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग की गई हम उसका भी विरोध करते हैं। ये सारा जो सिस्टम बिजली बोर्ड में जिस आते हैं, हमारे पास अपना रेवेन्यू का सोर्स है, हम आउट ऑफ दैट रेवेन्यू हम अपने लोगों को पेंशन देंगे। लेकिन सरकार की सैलरी स्लिप लाया हूँ, इसमें ही इज ड्रॉइंग हाउस रेंट फ्रॉम बोर्ड एक्सचेकर एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मंथ। लेजिटिमेट इश्यूज हैं, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाई गई है। 42 करोड़ में से अगर 315 करोड़ हम लेस भी कर दें तो भी आपका 3400 करोड़ का तो घाटा, चाहे वो एमसी हो, आपके दूसरी जो कॉर्पोरेशंस हो, जैसे जैसे वो एग्जिस्टेंस में आई तो 90